नमस्कार, आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है। तो फटाफट लाइव सेशन में जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन करने वाले हैं। हम लोग यहां पर झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट जो एग्जाम लिया जाएगा, पेपर 1 जो सभी विषय के छात्र के लिए 43 विषयों में इस बार एग्जाम हो रहा है। पेपर 1 सभी विषय के छात्रों के लिए कॉमन है। पेपर 1 पर हम लोग जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक इसमें टोटल 5 सेशन हुए। 5 सेशन हमने यूनिट 10 पर, यूनिट 10 से हमने संबंधित 5 सेशन किए, जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न डिस्कस हमने किया था, 200 से ज्यादा। आज ये छठा सेशन है, जिसमें कि जो यूनिट 1 है, पेपर 1 में देखिएगा यूनिट 1 जो है आपका शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है और उन्हीं को मिलाकर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज हम लोग इसमें एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इसमें आपका जो पहले के विभिन्न परीक्षाएं हुए हैं इसी सिलेबस के आधार पर, चाहे सेट हो या राष्ट्रीय स्तर के हो या झारखंड में विभिन्न परीक्षाएं, उनको भी शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट लाइव सेशन में जुड़ जाइए और इन्हीं को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए अब सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। और जितने भी क्लासेस चलते हैं इन सब के अपडेट और पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध होता है। जो नहीं ज्वाइन किए हैं, चैट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के रिगार्डिंग जो बहुत सारे छात्र जो है, हजारों छात्र प्रतीक्षा कर रहे थे नवरात्रि स्पेशल ऑफर के लिए, और फाइनली आपका नवरात्रि स्पेशल ऑफर जो आप प्रतीक्षा कर रहे थे, फाइनली आप लोग क्लासेस जो यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। और अभी आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जेट एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अप टू 43% तक आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कि आप दोनों पेपर के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप पेपर 1 या सिर्फ पेपर 2 के लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 में अलग अलग सब्जेक्ट के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर और मैथमेटिक्स के। आपको इसमें बैच जो मिलेगा, शुरू से नया बैच मिलेगा जो इस महीने जो है प्रारंभ होगा, वही आपका नया बैच रहेगा आपका, जो कि आपको हमने बताया भी था। पिछले जो वीक है आपका एक बैच स्टार्ट हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट और पेपर 1 के लिए। एडमिशन कैसे लेना है, तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो छात्र सिर्फ पेपर 1 लेना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें जो ऑफर मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, या सिर्फ पेपर 2 लेते हैं तो महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपका इसमें जो है स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आपको 500 अतिरिक्त आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जो छात्र सिर्फ पेपर 1, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, सभी के लिए जो है आपका जो 4999 उसकी जगह मात्र आपका 2399 में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो प्रतीक्षा मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका समय पर पूरी तैयारी हो सके। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने सेशन में, और जो आप लोग का यूनिट 1 है, यूनिट 1 जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर देखिएगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट और टॉपिक्स जो है इसमें हम लोग को अध्ययन करने हैं। और उसी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपका शिक्षण, टीचिंग क्या होता है, टीचिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सब को हम लोग को अध्ययन करना है।
इसके बाद जो शिक्षार्थी जो लर्नर्स है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी विशेषताएं जो है उनके बारे में अध्ययन करना है। जो टीचिंग रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, जो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, टीचर चाहे पढ़ाता हो या फिर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उस समय बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो होते हैं इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उन सभी प्रभावित करने वाले तत्व, चाहे वो सहायक सामग्री एडिशनल जो या फिर जो अतिरिक्त जो सब मटेरियल हो, या फिर किसी भी तरह का एक अच्छा इन्वायरमेंट भी खोजा जाता है स्टडी करने के लिए या फिर स्टडी करवाने के लिए, तो सारे। इसके अलावा उच्च गधम जो अधिगम संस्थाओं में, हायर एजुकेशन में जो शिक्षण के टीचिंग से रिलेटेड जो मेथड है। इसके अलावा जो शिक्षण सहायक प्रणाली है जिसमें परंपरागत और आईसीटी जो बेस्ट है, जैसे कि पहले आज के डेट में तो हर चीज डिजिटलाइजेशन हो चुका है। आप और हम जो जुड़े हुए हैं क्लासेस में, यहाँ पर डिजिटल माध्यम से जो दृश्य और श्रवण दोनों माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिससे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर बाद में आपका जो वैल्यूएशन सिस्टम है, मूल्यांकन प्रणाली है, इवैल्यूएशन सिस्टम, किस तरह से बच्चा जो है प्रमोट होता है, क्या इवैल्यूएशन मेथड रखा गया है, उन सब के बारे में जो है अध्ययन करना है, जो कि हम लोग जो है पूरे थ्योरी में स्टडी करते हैं। जो आप लोग का 10 तारीख वाला बैच स्टार्ट हुआ था, 10 सितंबर से शायद ये स्टार्ट हुआ था, उसमें देखिएगा तो ये यूनिट 1 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जो छात्र ऑलरेडी पेड बैच में भी है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी सभी छात्र के लिए भी ये सेशन जो है आपका महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके जो विभिन्न प्रश्न इस पर बन सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसी के तहत आज के सेशन का जो पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण की अवधारणा एवं प्रकृति। शिक्षण से अभिप्राय है सीखने में सहायक, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया, सीख देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण से क्या अभिप्राय, क्या उसका मीनिंग है? उत्तर कमेंट कीजिए सभी छात्र। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। उत्तर सभी कोई कमेंट करें, और बिल्कुल यहां पर जो यूनिट 1 है, जैसे कुछ छात्र पूछ रहे सर कि जैसे कि टोटल आपका 50 प्रश्न है पेपर 1 में, तो जो यूनिट 1 चूंकि इसमें डिवाइड किया हुआ है, हर एक यूनिट से जो है आपका 5 प्रश्न रहेगा, मतलब कि 10 अंक का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से भी बिल्कुल आपका 5 प्रश्न निर्धारित हैं। इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जो कि बहुत सारे दूसरे यूनिट से मैच करते हैं, जैसे कि इसमें आईसीटी बेस्ड हम लोग को कॉन्सेप्ट रखना है, स्वयं प्रभा या फिर मुक वगैरह के बारे में स्टडी करना है, जो कि अन्य यूनिट में भी मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखिएगा तो अन्य यूनिट के साथ मिलाकर तो पिछले साल के प्रश्न विभिन्न एग्जाम में जो सेट या नेट एग्जाम में होते हैं वहां पर देखिएगा तो 7-8 प्रश्न भी मिलाकर आ जाते हैं। तो ये यूनिट 1 आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई, और जहां भी कोई अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। जो आप लोग के उत्तर आ रहे हैं सबके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, और इसका जो और फाइनली इसका जो सही उत्तर होगा यहां पर वो आपका डी से है। यहां पर जैसे ऑप्शन देखिएगा तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, क्योंकि यहां पर सीखना जो दिया हुआ है पहला ऑप्शन में, सीखने में सहायक, मतलब शिक्षण एक इंस्ट्रूमेंट या मेथड के जैसा बताया जो कि बिल्कुल उससे अलग है।
तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया से तात्पर्य मतलब कि उसके इंटरनल एक भाग या फैक्टर्स है, जो बिल्कुल आपका नहीं है, क्योंकि शिक्षण अपने आप में बहुत ही विस्तृत है और सीख देना इससे भी नहीं है। तो ए बी सी तीनों से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि टीचिंग का सीधा सा मतलब यह हुआ कि एक मतलब कि जो टीचर किसी लर्नर्स या शिक्षार्थी को एक प्रक्रिया के तहत कुछ नया एक समझ विकसित होती है, उसमें कुछ बताया जाता है, या फिर जिससे कि स्किल डेवलपमेंट होता है, जिससे कि एवेल्यूएशन करने में मदद मिलता है, उसी को शिक्षण पद्धति या शिक्षण कहा गया है, टीचिंग। तो इसलिए जो यहां पर उत्तर होगा आपका वो होगा आपका डी। अगला है 2, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? जॉन डेवी टेलर, सुकरात या फिर एनी बेसेंट। देखिएगा तो शिक्षण को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया टीचिंग को। अब वही एक बताया गया है कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो ये किसके द्वारा डिफाइन किया गया था? क्लास में जो होंगे बताया गया था ये डिफिनेशन को, बहुत सारे छात्र याद भी किए होंगे, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। गुड इवनिंग। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। तो शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो ये जो डिफाइन किया गया था ये जॉन डेवी के द्वारा किया गया था, राइट आंसर इसका ए होगा। अगला है शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। उक्त के शिक्षण की परिभाषा किसने दी है? जैसे कि अभी हम बता रहे थे शिक्षक में, शिक्षण पद्धति में जो है स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजें या फिर नॉलेज को डेवलप करना, जो ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि शिक्षण जो है, एजुकेशन जो है सिर्फ स्किल और जॉब प्राप्त करने की या फिर डिग्री प्राप्त करने के लिए ही नहीं किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी किया जाता है। मानवता जैसी चीजें, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंट, हर चीज, नैतिक चीजें, इथिकल चीजें, उन सबको सिखाने के लिए जो है हमारे लिए शिक्षण जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर डिफिनेशन है शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है, इसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में जो बिहेवियर उसमें अपेक्षित पर जो नया चीज परिवर्तन आया। क्योंकि शिक्षण का बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचिंग का मतलब रख लेते हैं जो हम लोग पढ़ाई करते हैं बुक्स के माध्यम से स्कूल और विद्यालय में, ये तो शामिल है ही। इसके अलावा एक बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक जो भी चीजें अपने आसपास, विद्यालय, शिक्षक, गुरु, अपने पेरेंट्स, फैमिली या खुद से भी जो चीजें वो नया चीज सीखता है जिससे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है, सीखना, लर्निंग्स कहलाता है। क्लियर है? अब ये जो डिफिनेशन दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया है? कमेंट कीजिए सभी कोई। और चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं और इसका उत्तर भी होगा यहाँ पर वो गेज होगा। ये जो डिफिनेशन दिया गया था वो गेज के द्वारा। ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न भी एग्जाम में सीधे प्रश्न आते हैं, तो सबको याद रखना है। अगला है प्रश्न संख्या 4। देखिए आपका ये दिसंबर, यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, ये किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या फिर श्री अरविंदो? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। और जितने भी छात्र यहां पर जुड़े हैं सभी को आपको बता दें ये क्लास यहां पर डेली बेसिस पर शाम में होती है, जो कि आप लोग को क्विज उपलब्ध कराया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं और बिल्कुल जो इसमें उत्तर आ रहा है आप सभी का, यहां पर जो शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव करता है, मतलब कि जो मानव कुछ सीखता है, टीचिंग के माध्यम से कुछ चीज को हम डेवलप करते हैं,
सीखने की ललक पहले से ही है, और उस चीज का हम लोग क्या करते हैं, फिर से टीचिंग के माध्यम से उस चीज को विकास करते हैं, आविर्भाव करते हैं। और ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न है, शिक्षण को स्वरूप मतलब नेचर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ए, बी, सी और डी, कितने प्रकार के में उसको वर्गीकृत किया जा सकता है? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। और इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर जो टीचिंग के स्वरूप है, नेचर है, इसको वर्णनात्मक, ये 3 प्रकार का थ्योरी में अगर आप सेल्फ स्टडी भी किए होंगे तो वहां पर पढ़े होंगे, वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। ये 3 तरह के शिक्षण के पद्धति होते हैं, स्वरूप होते हैं। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो सी होगा। अगला है 6, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है, कक्षा के आकार, प्रकार की अनुभूति, छात्रों को निदान, या फिर शिक्षा में प्रतिक्रिया, या फिर डी उपरोक्त सभी। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया में क्या शामिल है? एक प्रश्न है अल्पना रॉय का कि सर सेट का फॉर्म फिल करने के लिए लाइट पीजी, ये लाइट पीजी क्या होता है? का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जरूरी है? मतलब पीजी का पूछ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, जो भी आपको स्कैन करके, चाहे आपका 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, मैक्सिमम ये 4 क्वालिफिकेशन ही चाहिए। तो इसका आपको मार्कशीट चाहिए, तो ये ओरिजिनल को ही स्कैन करके, ओरिजिनल को स्कैन करके अपलोड करना है, और आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये भी ओरिजिनल को ही स्कैन करके अपलोड करना है, ओरिजिनल को, जो डिग्री है। क्लियर है? बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर डिग्री मेरे पास नहीं है, अप्लाई किए लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो प्रतीक्षा कर लीजिए, कुछ दिनों में हो सकता है आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर लास्ट में तो ऑप्शन यही है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, क्योंकि लेकिन हाँ, आपने डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके रखा है, उसे आप जरूर अपने पास रखिएगा। एक फोटो ले लीजिएगा जो अप्लाई कीजिएगा, उसमें क्योंकि डेट दे देते हैं कि आपको कब तक वो सर्टिफिकेट मिलेगा, या फिर अप्लाई किए हैं तो उसमें पता चल जाता है, तो आपके पास वो प्रूफ रहेगा कि मेरे पास है। और बाद में अगर कभी भी मिला तो उसको वहां पर एडिट करने के ऑप्शन पहले आपको मिल गया तो आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया की अवस्था में क्या होता है? तो इसमें कक्षा के आकार या प्रकार की अनुभूति होती है। जैसे कि अभी देखिएगा तो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होता है कि एक शिक्षक पर कितने छात्र होने चाहिए, तो उससे भी इन्वायरमेंट, मतलब कि एक जो हमें कक्षा में जो एक इन्वायरमेंट चाहिए टीचिंग से संबंधित, वो डेवलप करने में मदद मिलता है। तो ये पहला तो होगा ही, छात्रों का निदान करना, क्रियाओं प्रतिक्रिया करना, ये सब चीजें जो है अंतः प्रक्रिया अवस्था में शामिल है। तो इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न है 7, मिलान करना। यहां पर कथन है आपका, जैसे कि टीचिंग को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग से डिफाइन किया, तो वही मिलान करना है कि किसने क्या डिफाइन किया। जैसे कि पहला है शिक्षण कला एवं विज्ञान है, तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें बताना है कौन डिफाइन किए। बी, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। सी, शिक्षण अधिगम के अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। और डी है 3H। उत्तर सभी कोई कमेंट कीजिए। प्रोविजनल के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है, डिग्री मतलब सर्टिफिकेट सिर्फ लिखा हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना डिग्री सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर 10th 12th का कम से कम तो मतलब जो नहीं है उसका कारण आपको तो बताना होगा ना। मान लीजिए अब आपसे बोलिएगा सर पूछेगा कौन, तो वो आपको कम से कम तैयार रखना होगा, फिर बाद में आपको
उसके आधार पर रिजेक्शन ना किया जाए, उस डेट से पहले आपको बना लेना है सब चीज। तो कोशिश कीजिए सभी कोई कि मूल प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र आपको मिल जाए। नहीं मिलता है तो आपको प्रोविजन तो अपलोड करना ही है, क्योंकि प्रोविजनल उसी के लिए उपयोग किया जाता है जब तक कि हमको डिग्री नहीं मिल जाए, जो मूल प्रमाण पत्र है, उपाधि प्रमाण पत्र। लेकिन हाँ, उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए ताकि आपके पास वो रहे कि हाँ आपने, वो नहीं मिल पाया इसलिए हमने प्रोविजनल दिया था। चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, मिलान करना है। डिफिनीशन दिया हुआ है, अब आपको उसमें मिलान करना है। और इसके अनुसार अगर हम बात करें तो जैसे कि शिक्षण एक विज्ञान है, सॉरी शिक्षण एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, क्योंकि टीचिंग जो है एक साइंटिफिक, हर चीज तर्क और नॉलेज के आधार पर, तर्क और वितर्क के आधार पर हर चीज टीचिंग की प्रक्रिया पूरा जाता है। और कला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें भी एक प्रेजेंटेशन होता है, स्किल होता है, बारीकी से हर चीज प्रोवाइड किया जाता है, टीचिंग के प्रोसेस को पूरा किया, इसलिए कला कहा जाता है। ये जो डिफाइन किया गया था ये एल.एन. गेज के द्वारा, जो अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था उसमें गेज नहीं, ये जिसको भूला था, तो राइट आंसर मतलब कि ए का यहां पर 3 हो जाएगा। तो ए का 3 किससे मैच कर रहा है? ए में तो नहीं है, बी में है, सी में है, डी में नहीं है, मतलब बी और सी में से कोई उत्तर होगा। अब चलिए, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अभी हमने एक प्रश्न भी आया था कि किसके द्वारा डिफाइन किया गया था कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो आपने उत्तर भी दिया था और इसका सही उत्तर यहां पर होगा जॉन डीवी, मतलब कि बी का 2। बी का 2 देखिए बी और सी में दोनों में है, तो चलिए एक और चेक करना होगा। शिक्षण अधिगम को अभिप्रेत करने वाली प्रक्रिया है ये बी.ओ. स्मिथ है, मतलब कि 3 का 1 बी में है, सी में नहीं है, और बाकी 3H जो डिफाइन किया गया था ये ब्लूम के द्वारा किया गया था। तो 3214 राइट आंसर इसका जो होगा बी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर ऐसे तो पीडीएफ आपको मिलेगा ही। तो राइट आंसर इसका बी। अगला है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में किस प्रकार के मूल्यों को समावेश किया जाता है? आग्रहण, आकलन, प्रतिक्रिया, मनोदृष्टि या फिर संयोजित। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। टीचिंग मेथड में हम लोग पढ़ते हैं भावनात्मक, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस, मूल्यों जो है, वैल्यू को शामिल किया जाता है, समावेशित किया जाता है? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। नीलम का एक, उनको आवाज डबल आ रहा है, तो आप बाकी सारे छात्रों को दिक्कत नहीं है, आपको ये डबल आ रहा है ना, तो आप क्या कीजिए कि क्लोज कीजिए ऐप को और फिर से रीओपन कीजिए, तो आपका वो ठीक आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं, और इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट कीजिए। और बिल्कुल इसका जो सही उत्तर आप लोग का आ रहा है सी, सही है। 1 2 3 5 भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, जो इमोशनल जो नॉलेज एरिया है, उसमें अगर हम बात करें तो जो इसमें वैल्यूज शामिल किए जाते हैं, आग्रहण को शामिल किया जाएगा, आकलन को भी, और इसमें प्रतिक्रिया को भी शामिल किया जाता है, लेकिन मनोदृष्टि को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन संयोजित को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो सी होगा, 1 2 3 और 5। अगला है निम्न में से कौन एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है? व्यवसायिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, अंतः प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। इग्नू का ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो तो जहां आप अप्लाई कीजिएगा ना वही बता सकते हैं, क्योंकि सबका मिलने का ऐसा कुछ अर्जेंसी में आप डाल दीजिएगा कि हमको इस एग्जाम के लिए, जैसे ये एग्जाम है जेट एग्जाम के लिए, तो इसका आप एक प्रिंट करवा लीजिए, 1 पेज या 2 पेज, जिसमें डेट वगैरह मेंशन हो जेट के बारे में, और अर्जेंट में एक एप्लीकेशन लिख के उसमें डाल दीजिएगा कि हमें जल्दी मिले, उस डेट से पहले मिल जाए ताकि हम फॉर्म को भर सकें।
बाकी आप कितना दिन में मिलेगा तो वो अभी आप ही को बता सकते हैं वही। चलिए अब इसमें बात कर रहे हैं शिक्षण प्रक्रिया, जो टीचिंग प्रोसेस में इसमें कौन कौन शामिल नहीं होगा। सामाजिक प्रक्रिया, अंतः प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया और व्यवसायिक प्रक्रिया। तो अगर हम बात करें तो व्यवसायिक प्रक्रिया ये शामिल नहीं होता है। व्यवसायिक प्रक्रिया एक तरह से आपका बिजनेस प्रोसेस, जिसमें कि प्रॉफिट, बिजनेस का मतलब क्या चीज है, हम कोई काम कर रहे हैं जिससे कि हमारा मोटिव है कि प्रॉफिट अर्न करना, कमाई करना, तो इसमें शिक्षण प्रक्रिया को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल ये सही है। अंतः प्रक्रिया बिल्कुल ये सही है। सामाजिक प्रक्रिया ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन व्यवसायिक प्रक्रिया ये नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो ए होगा। राइट आंसर ए। अगला है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें 3 ध्रुव हैं। कौन कौन है? छात्र विद्यालय शिक्षक, छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, प्राचार्य विद्यालय शिक्षक, या फिर अध्ययन पाठ्यक्रम और छात्र। त्रिध्रुवीय इसको बताया गया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। तो 3 ध्रुवीय मतलब 3 पॉइंट है, इसके 3 सेगमेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये 3 कौन कौन है? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। टीचिंग प्रक्रिया, जैसा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपको यहां पर पढ़ा भी रहे हैं, तो टीचिंग प्रक्रिया में कौन कौन शामिल हुए? एक टीचर, एक स्टूडेंट और कौन होगा? अब बोले सर हम पढ़ा क्या रहे हैं, तो पढ़ा तो हम रैंडम नहीं रहे कि कुछ भी आपको बताना है, पढ़ा रहे हैं एक पाठ्यक्रम को, एक सिलेबस, जो आप लोग को जेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उसी संबंधित जो पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो सिलेबस, पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। तो सिलेबस, स्टूडेंट और टीचर, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। अब देखिए किससे मैच कर रहा है? छात्र विद्यालय शिक्षक ये नहीं होगा, साथ शिक्षक और पाठ्यक्रम ये मैच कर रहा है। प्राचार्य ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? बी। क्लियर है? बी उत्तर होगा। छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम जो है शिक्षण प्रक्रिया में जो त्रिध्रुवीय बताया गया है उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो राइट आंसर बी, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है, जो टीचिंग का जो नेचर है उसको प्रदर्शित करता है? यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, और डी है न तो विज्ञान है और न ही कला है। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, हमें उम्मीद है कि इसका सही उत्तर आप लोग का आएगा। और जितने भी छात्र हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ये नवरात्रि स्पेशल जो ऑफर है कुछ ही दिनों के लिए रहेगा आपका। इसमें 43%, जो आपको 40% तक आपको डिस्काउंट मिलता था, अब ये 43% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जो महिला अभ्यर्थी को अतिरिक्त 500 रुपया आपको डिस्काउंट मिलता है वो आपको यहां पर मिलता रहेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कीजिए। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2 में कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया और सोशियोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट के क्लास जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। अब चलिए यहां पर शिक्षण की प्रकृति में ये शामिल होता है कि टीचिंग एक विज्ञान भी है और एक कला भी है, एक स्किल, मतलब कि जैसे कि एक चित्रकार क्या करता है, बारीकी से जो चित्र को बनाता है, जिसमें कि हर तरह से जान उसमें डालने की कोशिश करता है, एक कला के रूप में जाना जाता है। तो टीचर भी क्या करता है, जो शिक्षण की पद्धति को इस तरह से लागू करने की कोशिश करता है, इस तरह से डिजाइन करता है, जैसे पीपीटी बनाए, जैसा कि आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है, आपको उनके बारे में समझाया जा रहा है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जाता है। तो एक टीचिंग का प्रोसेस है जो कि एक आर्ट के रूप में है। और साइंस इसलिए क्योंकि इसमें हर चीज तर्क, वितर्क, लॉजिक, सिस्टमेटिक वे से हर चीज से होता है, इसलिए इसको विज्ञान कहा गया है। तो राइट आंसर। अगला है 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य
उन्मुखी होते हैं। दूसरा है शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास होता है। तीसरा है संकुचित शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा होता है। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। जूलॉजी का भी नहीं स्टार्ट हुआ है। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कस करते हैं और समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 12, इसमें 3 कथन दिया हुआ है। इसमें देखिए, जब भी स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न हो ना, तो प्रश्न को सोल्व भी कैसे वो भी पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो केयरफुली आपको प्रश्न को पढ़ना है। दूसरा, आपका केयरफुली ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है। फिर दूसरा, आपका इसमें हाईलाइट करना है। हाईलाइटिंग फीचर देखिएगा आजकल तो हर जगह है। फेसबुक में भी देखिएगा तो हाईलाइट करने के लिए पोस्ट अगर आप डाले हैं तो बहुत कोई देखता नहीं है, तो कोई देखता है तो हाईलाइट कर दीजिए, सब कुछ जरूर देखेगा, मैसेज सबके पास चला जाएगा। तो हाईलाइट करना जरूरी होता है। हाईलाइट करने से अटेंशन मिलती है। क्लियर है। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें हाईलाइट करने वाला क्या चीज है, जैसे कि हमने जो अंडरलाइन किया यही हाईलाइटिंग है। हाईलाइट करने से वो चीजें पर ध्यान हमारा फोकस जा रहा है। फिर आपका तीसरा चीज इसमें करना है आपको कि जब भी स्टेटमेंट टाइप का हो ना, तो उसमें स्टेटमेंट पढ़ते वक्त ही उसमें आप टिक कर लीजिए कि सही है या गलत है, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। और ये प्रोसेस के तहत बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, एक बार प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको हमको समझाना है इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। आप अपना सॉल्व करेंगे तो आपको शुरू से इन स्टेप्स का पालन करना है। क्लियर है। ये नहीं कि पूरा फिर पढ़ लिए फिर ऊपर से चलते हैं, क्योंकि आपके पास ध्यान रखिएगा 180 मिनट है, 150 प्रश्न सॉल्व करना है, जिसमें कि 50 आपका पेपर 1 और 100 प्रश्न पेपर 2 का है 180 मिनट में मैथ में। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी रहेंगे तो उस पर तो ज्यादा प्रश्न मतलब समय देना पड़ेगा, तो इसीलिए समय को जितना हो सके मैनेजमेंट करना है, बचाना है, दूसरे प्रश्न में समय ज्यादा देना है। अब चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कथन देखिए, शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी होते हैं, बिल्कुल सही है। टीचिंग जो कराया जाता है उसका एक अपना मोटिव होता है, बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से मानवीय मूल्य का विकास होता है, बिल्कुल। जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उसका भी विकास होता है। सिर्फ शिक्षक का मतलब कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई का मतलब पढ़ाने से मतलब नहीं है। मानव मूल्य का विकास, नैतिक जैसी चीजें, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षण है। अपने आप को बदलना ही शिक्षण है। नई चीजें सीखना ही शिक्षण है। क्लियर है। तो ये भी सही है। और तीसरा था कि संकुचित शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा से, बिल्कुल सही है। जो औपचारिक शिक्षा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं वो सारे है। तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ 3 ध्यानपूर्वक पढ़ लिए, हाईलाइट कर लिए और फिर आपका उत्तर दे दिए। क्लियर है। ये आसान प्रक्रिया है। अगला है दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। उपरोक्त कथन किस महान विद्वान से संबंध है? किसने इस शिक्षण के डिफाइन किया इस माध्यम से? रियांस, गेज, पीओ स्मिथ या फिर टेलर? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। चलिए अब इसमें डिस्कस करते हैं। ये तो सीधा याद करने वाला है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। जैसे कि पिछला प्रश्न जो था पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस था, ये प्रश्न जो है याद वाला है। ये डिफाइन किया गया है शिक्षण को, ये सही गलत नहीं पूछा गया है, ये डिफिनीशन किसने दिया है वो पूछा गया है। तो जब तक याद नहीं रहेगा तो उत्तर नहीं दे सकते हैं। सही उत्तर इसका होगा ए, रियांस। अगला है 14th, शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करते हैं? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक या फिर डी, ये सभी? इसका तो आसानी से उत्तर आप दे सकते हैं।
चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, और इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर डी, ये सभी। अगला है शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, उद्देश्यपूर्ण, उपचारात्मक, विकासात्मक या फिर उपरोक्त सभी। इसका भी आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। शिक्षण की जो प्रकृति है बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण होती है, हमारा एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। उपचारात्मक, विकासात्मक, हर चीजों का निदान करना, इसके अलावा अपने आप को डेवलप करना, मानवीय विकास से लेकर ह्यूमन जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन वैल्यूज का डेवलपमेंट करना, परिवर्तन लाना ही शिक्षण है। क्लियर है? तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब जो गलत है वो आपको बताना है। पहला है शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, जैसे कि सीखना एक प्रक्रिया, शिक्षण एक प्रक्रिया है। अब शिक्षण में जो चीजें शामिल किया जाता है, हर जैसे चीजें हमारे पास, जैसे कुछ गलत है तो सही भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। तो वही पहला स्टेटमेंट है कि शिक्षक एक की प्रकृति जो सकारात्मक होती है। दूसरा है शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों रूप में होती है। तीसरा है शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है। और चौथा है शिक्षण निर्देशन में अन्वेषण, मूल्यांकन, मानक आदि शामिल होते हैं। अब इसमें सही फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि इसमें गलत फाइंड आउट करना है, इसमें से गलत कौन सा है। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। क्लियर है सभी को? तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। अब जो गलत कथन है इसमें से उत्तर जो आप लोग के आ रहे हैं, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं सभी का, और इसमें देखने से ही पता चल जाएगा। पहला तो बिल्कुल सही है, शिक्षण का अर्थ सिर्फ सकारात्मक चीजों को लेकर होता है। ऐसे तो जीवन में हम लोग बहुत सारी चीजें, नकारात्मक चीजें भी सीखते हैं, इसीलिए तो जो मानवीय मूल्य का विकास ना होकर कुछ लोग अपराध प्रवृत्ति में, असामाजिक जैसे चीजें जो मानव के लिए भला नहीं है वो भी कार्य करते हैं। लेकिन शिक्षण का हमेशा ये उद्देश्य होता है कि वो सकारात्मक की ओर बढ़े, तभी मानव विकास हो सकता है, नैतिकता बन सकती है। तो इसीलिए सही है पहला। कला और विज्ञान दोनों होता है, तो ये तो बता चुके हैं आपका। तो पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि शिक्षण जो है भाषाई प्रक्रिया में भी शामिल होती है और उपचारात्मक दोनों रूप में। तो इसीलिए आपका ये, चूंकि ये कथन गलत है, इसीलिए राइट आंसर आपका यही होगा, बाकी तीसरा भी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 17th। औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था है, जैसे कि औपचारिक शिक्षा हम कहां से प्राप्त करते हैं, जो फॉर्मल जो एजुकेशन या फिर टीचिंग, विद्यालय, अखबार, दूरदर्शन या परिवार। उत्तर सभी कोई कमेंट करें। औपचारिक शिक्षा का जो माध्यम है वह है विद्यालय, स्कूल।
ये औपचारिक शिक्षा का माध्यम है, सीधे संबंध रखता है, वहीं से हम सीधे ग्रेजुएशन मतलब सॉरी शिक्षा जो है प्रदान प्राप्त करते हैं, टीचिंग की प्रोसेस को पूरा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल यहाँ पर विद्यालय होगा। अगला है ये 2014 के नेट एग्जाम में जब सीबीएसई एग्जाम लेती थी उस समय पूछा गया था। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है भावनात्मक क्षेत्र से, ज्ञानात्मक, सहजात्मक या फिर मनसालचलक क्षेत्र से। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। झारखंड टेट में समस्या जैसे कि पिछला बार नियमावली बना, रूल बना, कुछ महीने पहले वो क्लियर हो चुका, उसमें सिलेबस भी तय हो गया और एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा, कट ऑफ जो तय हो गया, ये सब तय हो गया। लेकिन फिर भी उसमें कुछ और समस्या, बहुत सारे चीजों झारखंड सरकार पता नहीं क्या कर रही है। नियमावली 2016 के बाद पिछला एग्जाम हुआ था 2016 में टेट का, उसके बाद 4-5 बार नियमावली बन चुकी, लेकिन एग्जाम एक बार भी नहीं हुआ है। अब बात उठ रही है कि कल परसों फिर न्यूज में आया था, हमने बार बार वीडियो उस पर हमने बहुत बार बताया है, फिर भी हम उस पर कुछ नया अपडेट आएगा तो जरूर बताएंगे फिर से। लेकिन नियमावली में कुछ नया चीजों फेरबदल करने की बात उसमें हो रही है। तो उम्मीद है कि अब तो चूंकि फेस्टिवल आ गया है तो कम ही चांस है कि इस महीने नई नियमावली को मंजूरी मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि मिल भी जाए। और उम्मीद है कि अक्टूबर के लगभग जो है आपका उसका एडवर्टाइजमेंट। झारखंड टेट, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं जेट को लेकर और टेट को लेकर। जेट के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और टेट के माध्यम से 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 और 6 to 8 के लिए शिक्षक बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका नेक्स्ट मंथ तक पूरी प्रोबेबिलिटी है कि उसका आ सकता है, तो अच्छे से तैयारी उसका भी करते रहिए अपने अपने स्तर पर। अब चलिए 18 का उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। और बिल्कुल यहाँ पर जो उत्तर आ रहा है सभी का वो सही है और इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल यहाँ पर ए, भावनात्मक क्षेत्र से। शिक्षण की अभिवृत्ति जो टीचिंग एप्टीट्यूड की मतलब की जो टीचिंग की जो प्रोसेस है उस जिसका शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है तो उसके भावनात्मक, जैसे कि उसके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आता है। क्लियर है, व्यवहार में परिवर्तन आना ही शिक्षण कहलाया है। क्लियर है, तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो ए होगा। अगला है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ये भी देखिए दिसंबर 2014 में पूछा गया था। पहला केवल तर्क शक्ति का विकास, बी केवल चिंतन का विकास, सी ए और बी दोनों, या फिर डी सूचना देना। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। श्रीकांत का एक प्रश्न है सर, क्लास कितने, क्लास तो स्टार्ट है, क्लास चल ही रहा है। चलिए अब इसमें डिस्कस करते हैं शिक्षण का मतलब कि तर्क शक्ति, हर चीज तर्क के आधार पर जो है उसको माने, और चिंतन, चिंता और चिंतन अलग चीज है। किसी चीज के बारे में सोचना जिससे कि उसका बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सके, उस कार्य को पूरा कर सके। क्लियर है, तो ये दोनों चीजें शिक्षण में शामिल होता है। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा। अगला है गैगने के अनुसार शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम प्रारूप है। कौन सा सबसे सरल प्रारूप बताया गया है? संकेत अधिगम, अधिनियम अधिगम, प्रत्यय अधिनियम अधिगम, या फिर शैक्षिक अनुदेशन। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। ओके, चलिए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम जो है इंडिकेशन करना है, मतलब संकेतन अधिगम को सबसे बेहतर माना गया है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो ए होगा। अगला है रॉबर्ट गैगने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में दोनों छोरों पर रहने वाली अवस्थाएं हैं उद्दीपन, अनुक्रिया और शाब्दिक स्तर संबंध, उद्दीपन, अनुक्रिया और समस्यात्मक, अनुक्रिया और अधिनियम, या फिर अनुक्रिया बहुभेदीय परिस्थिति। ये जब हम लोग जो टीचिंग से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया रॉबर्ट गैगने द्वारा, उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। सभी छात्र उत्तर कमेंट करेंगे
और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा जितने भी छात्र जुड़े हैं। और चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। इसका सही उत्तर होगा यहां पर बिल्कुल बी, अनुक्रिया और समस्यात्मक अधिगम, ये जो है आपका दोनों शामिल किया जाता है। राइट आंसर इसका जो होगा वो बी होगा। अगला है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य, जो वैल्यू एजुकेशन उसका ऑब्जेक्टिव निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूर्ण किया जा सकता है। 2017 में ही पूछा गया था। पहला, समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से। दूसरा, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से। तीसरा है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। और चौथा है धार्मिक तथा नैतिक व्यवहारों तथा अनुदेशन से। जो उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। चलिए हम लोग यहां पर बात किया जा रहा है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू का मतलब क्या है? मानवीय मूल्य, अच्छा व्यवहार करना। क्योंकि एजुकेशन का तात्पर्य मतलब कि हम लोग जो टीचिंग करते हैं जिससे कि हम स्किल डेवलप या फिर ज्ञान को सीखते हैं, सकारात्मक चीजों को हमेशा ध्यान रखा जाता है। अच्छे व्यवहार, दूसरे के प्रति दया, जो कष्ट में उसकी सहायता। तो वैल्यू वही है, वैल्यू एजुकेशन उसे ही कहा गया है। समाज, पर्यावरण, हर चीजों के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सकारात्मक पक्ष में, उसी को शामिल किया जाता है वैल्यू एजुकेशन में। अभी 4 ऑप्शन दिया, उसमें अगर देखिएगा तो मानवीय मूल्यों के प्रति जो संवेदना है उसी को प्रकट किया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी। अगला है गैगने की अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में जटिल अवस्थाएं हैं। पहला, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, शाब्दिक स्तर संबंध, बहुउद्दीपीय परिस्थिति, प्रत्यय अधिगम एवं समस्यात्मक अधिगम, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। चलिए अब इसमें डिस्कस करते हैं। और इसका सही उत्तर जो आप लोग का आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर अलग अलग उत्तर है, लेकिन इसका सही उत्तर यहाँ पर जो होगा वो सी होगा। जिनका सी है बिल्कुल सही है, प्रत्यय अधिगम, अधिनियम, समस्यात्मक अधिगम। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है। यही सब हाईलाइट करना जो अभी बता रहे थे। पहला, प्राधिकृत ज्ञान रखने के वाले से परामर्श, निगमात्मक तर्क, वैज्ञानिक चिंतन, या फिर आगमनात्मक तर्क। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। प्रश्न देखिए इसमें पूछा क्या गया है, तो उत्तर आपको देने में सहायता होगी। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा जो नवीनतम रणनीतियां हैं, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता भी नया चीज को, और वो है आपका वैज्ञानिक चिंतन। हर चीज साइंटिफिक बेस्ड। क्लियर है? हर चीज साइंटिफिक बेस्ड। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल यहां पर जो होगा वो सी होगा, वैज्ञानिक चिंतन। अगला है 25, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है, तो उसके आधार पर जो है टीचिंग के जो टाइप्स होते हैं, ज्ञानात्मक, दार्शनिक, अध्यात्मक, और डी है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। उद्देश्य के आधार पर बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके आधार पर वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से किया गया था। अपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा। और वो 3 प्रकार हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो ये होगा। अगला प्रश्न है 26, शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप में संबंध होता है मूल्यांकन से, छात्रों की उपलब्धि प्रशिक्षण से, उत्तम मूल्यांकन प्रविधियों के चयन से, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई।
ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं और इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर वो शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था को वास्तविक रूप में संबंध होता है। जैसे कि टीचिंग जब प्रोसेस पूरा किया जाता है तब उसका मूल्यांकन करना जरूरी है, उसके बाद की अवस्था वही है मूल्यांकन, इवेल्युएशन करना। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो ए होगा। अगला है 27, सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण जो वर्तमान में भी मान्य है वह है भावनात्मक क्षेत्र का, ज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोक्रियात्मक क्षेत्र या फिर इन सभी। सेक्शन में जो डिवीजन किया जाता है उसमें पूछा गया है। जो जटिल वर्गीकरण पहले भी था आज भी है। एक विकास का प्रश्न से सेमेस्टर 3 में है, तो क्या फॉर्म फिल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर बोला गया है जेट एग्जाम में फॉर्म फिल करने के लिए, लास्ट ईयर पीजी का, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे सर्वाधिक जो जटिल माना गया है वर्गीकरण जो किया गया है शिक्षण के उद्देश्य का वो है भावनात्मक, जो वर्तमान में भी माननीय है। ये राइट आंसर इसका जो होगा वो ये होगा। अगला है गैगने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकारों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 8? जो लर्निंग्स के जो टोटल बताए गए हैं प्रकार, सीखने के प्रकार को 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो बी होगा। अगला है गेज महोदय के अनुसार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियां, पहला व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियां, अधिगम परिस्थितियां संबंधी शक्तियां, ज्ञानात्मक शक्ति या फिर डी उपरोक्त में से सभी। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई, इसमें थोड़ा पढ़ना है। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियां व्यवहार में परिवर्तन लाना, बिल्कुल सही है। ये भी अधिगम परिस्थितियों से संबंधित शक्तियां और ज्ञानात्मक शक्तियां, इन तीनों का डेवलपमेंट करना ही शिक्षण कहलाता है मनोविज्ञान में। क्लियर है? तो इसीलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। अगला है शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है। शिक्षण और अधिगम, अधिगम को सीखना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। टीचिंग और लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग के मध्य संबंध क्या चीज का है? पहला शिक्षण अधिगम दोनों के योग्य से प्रभावी शिक्षा का विकास संभव है। शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है। शिक्षण सदस्य प्रक्रिया जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचती है, और डी या उपरोक्त सभी। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कस करते हैं और इसका सही उत्तर जो आप लोग का आ रहा है बिल्कुल डी होगा, क्योंकि लर्निंग्स, टीचिंग और लर्निंग्स दोनों में सीधा संबंध है। टीचिंग का उद्देश्य होता है ताकि हम सीख सके कुछ, लर्निंग्स ज्ञान का बोध हो सके। क्लियर है? तो जो तीनों कथन यहां पर दिया हुआ है ए, बी और सी, ये तीनों संबंधित उसी से हैं। तो तीनों लर्निंग्स और टीचिंग में दोनों के लिए सही है, तो इसीलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। अगला है अभिकथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है, तर्क, रीजन। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए, और कारण है कि समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। यूजीसी नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए हुए, देखते हैं कितना वही बताए हैं। पहले आपको केयरफुली पढ़ना है, हाईलाइट कर देने। अब दोनों कथन को देखिए कौन सही है कौन गलत है। जब ये पता चल जाए तो आपको फिर फाइंड आउट करना है कि क्या जो कथन दिया हुआ है कारण से मतलब कि संबंधित है, तो उसके आधार पर उत्तर देना है। व्याख्या करता है तो नहीं, व्याख्या करता है तो उसके आधार पर भी उत्तर देना है। चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। पहले देखिए, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना है, लर्निंग्स को, बिल्कुल सही है। टीचिंग कराया जाता है ताकि लर्निंग सुनिश्चित हो सके, सीखने की क्षमता विकसित हो सके। अब यहां पर जो तर्क दिया हुआ है, रीजन, समस्त अधिगम
शिक्षण का परिणाम होता है, जो बिल्कुल गलत है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसमें जो ये कथन जो ये दिया हुआ है तर्क, वो इसलिए गलत है क्योंकि हर का रिसोर्स टीचिंग नहीं होता, मतलब हर लर्निंग्स का टीचिंग ही नहीं होता है। क्लियर है? समझते यहां पर लिखा ऑल, इसीलिए गलत है। हाँ, टीचिंग के माध्यम से भी हम लोग लर्निंग्स करते हैं, लेकिन ऑल जो लिखा वो गलत है, तो इसीलिए आपका गलत है, मतलब ए सही है, आर गलत है। तो उस आधार पर यहां पर उत्तर जो होगा आपका ए होगा। अगला है 32। ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें शामिल है पहला ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, या फिर डी ये सभी। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। और बिल्कुल यहां पर जो ब्लूम के द्वारा जो डिफाइन किया गया था, ये हमने आपको बताया भी था, जो थ्योरी क्लास में होंगे, पहला या दूसरा क्लास में ही हमने थ्योरी ये सब डिस्कस किया था। तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर यहां पर डी होगा, ये सभी। अगला है ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक मुख्य स्तर कौन से हैं? बोध, विश्लेषण, संश्लेषण। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर कमेंट कीजिए। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कस करते हैं। और ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता में के विकास में जो सहायक है, बोध भी, विश्लेषण भी और संश्लेषण भी, ये तीनों चीज शामिल होगा, इसीलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। अगला है 34। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन, मनोदृष्टि, प्रेरणा जैसे मूल्यों का समावेशन होता है। दूसरा है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको बताना है कि वो 2 कथन दिया हुआ है, जो आपको उनमें से कौन सा कथन सही है। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उत्तर दीजिए थोड़ा फास्ट। और बिल्कुल यहां पर जो इसमें ऑप्शन है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, इसमें हर चीज का बौद्धिक विकास से संबंधित हर चीज शामिल है, सहभागिता, अनुशासन, मनोदृष्टि, मूल्य, हर चीज का समावेश है। और मनोसंचालित को ही क्रियात्मक कहा जाता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों। अगला है निम्न में से कौन भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर हैं? पहला है आकलन, आग्रहण या निरूपण। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत इसमें किसको शामिल किया जाएगा? आकलन को आजकल लगता है प्रश्न संख्या 2 या 3 में इस पर हमने चर्चा भी किया था, और उसमें वो 3 शामिल था। तो आकलन, आग्रहण और निरूपण, ये तीनों शामिल होता है, इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। और मतलब 36 से अगला प्रश्न है मनोसंचालित ज्ञान के क्षेत्र के स्तर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हस्त कौशल से शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है प्रतिरूपता से शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। और तीसरा है स्पष्ट अभिव्यक्ति सतत अभ्यास पर निर्भर करती है। अब आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ये जीवन में लागू होने वाले भी 3 कथन हैं, देखिए कौन कौन सही है इसमें। सभी छात्र उत्तर कमेंट कीजिए। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं, और इसका सही उत्तर बिल्कुल यहां पर डी होगा, हस्त कौशल से। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो हम खुद से निरूपित करते हैं या फिर खुद से लागू करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल कराया जाता है, लिखने की क्षमता को बढ़ाया जाता है, ये खुद से, तो उससे क्या होता है कि हमें ज्ञान को अर्जन करने में सहायक सिद्ध होता है। जैसे कि बोला जाता है ना, खुद से लिखकर अभ्यास कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिकल कीजिएगा, तो उसको सीखने में हमें ज्यादा आत्मविश्वास ही बढ़ता है और सीखने की क्षमता ही बढ़ती है। लिखा हुआ चीजें लंबे समय तक याद रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें बेनिफिट हमें देती है, जो कि हमारे लिए जरूरी भी है। प्रतिरूपता से शिक्षार्थी के कौशल की उस रूप में अपनाने की प्रयास किया जाता है, मतलब कि जिस चीज को आप सीखना चाहते हैं उसी में ढल जाइए।
बोला जाता है ना, तो आप उसको आसानी से सीख सकते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। और लास्ट है कि अस्पष्ट अभिव्यक्ति से क्या, जो सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। अगर आप जैसे कि आपको एग्जाम देना है, अब आज हम आपको पढ़ाएं, अब रिवीजन ही नहीं करेंगे, अभ्यास ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो रिजल्ट कहां से निकलेगा। और स्पष्ट अभिव्यक्ति का मतलब कि आपके स्पष्ट ज्ञान से है, आपके नॉलेज से है, इवेल्युएशन से है। नॉलेज रहेगा तभी हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, तो इसीलिए उसी से संबंधित है। तो ये तीनों सही बिल्कुल हैं, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो डी होगा। तो आज इस तरह से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पर जो है 36 प्रश्न डिस्कस किए। हमने टारगेट रखा था 50, लेकिन बहुत सारे डिस्कशन हुए, इसलिए आज यहाँ पर हम लोग इसी को एंड करते हैं। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक भी जो कल होगा टीचिंग एप्टीट्यूड पर ही डिस्कशन होगा। आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई डाउट है? ओके, चलिए किन्हीं का कोई डाउट नहीं है तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं जल्द से जल्द भर लीजिए। बहुत सारे छात्र जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि का, तो अंतिम तिथि का प्रतीक्षा मत कीजिए। जो भी उसमें आपको फिल करना है, जो भी आपसे मांगा गया है, सर्टिफिकेट वगैरह भी, उसके जो फॉर्म है उसको अच्छे से फिल करके सबमिट कर दीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। वरना फिर बाद में कुछ समस्याएं सेंटर को लेकर खासकर हो सकती है, और लास्ट में फिर आपको समय न मिलने की गलतियां भी हो सकती है, इसीलिए अच्छे से भर दीजिए। और लास्ट में इंपोर्टेंट अपडेट क्लासेस की रिगार्डिंग, जो छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। नवरात्रि स्पेशल जो है ऑफर प्रारंभ हो चुका है, और अभी ज्वाइन करते हैं तो अप टू जो आपको 40 या 38% जो डिस्काउंट मिल रहा था, अब आपको 43% तक आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा। और महिला अभ्यर्थी है तो 500 रुपया आपको अतिरिक्त इसमें डिस्काउंट मिलेगा। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट इसमें तैयारी होगी, बारीकी से जो सिलेबस है, और जो झारखंड स्पेसिफिक जो जेपीएससी अपने पैटर्न में लागू करता है, प्रश्न के जो पूछने के तरीके होते हैं, जो माध्यम होते हैं, उसके आधार पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी जो भी सिलेबस में है। और जो छात्र सिर्फ पेपर 1, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष, बहुत सारे छात्र यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं कि सर फिर इसमें महिलाओं के लिए 500 और बिल्कुल नहीं, ये दोनों के लिए, क्योंकि देखिए 40% 43% लेस कीजिएगा तो आपको वही बराबर पहुंच जाएगा। तो ये दोनों के लिए वही फीस है, 2399 रुपया अब लग रहा है 5000 की जगह। नवरात्रि स्पेशल कुछ ही दिन के लिए रहेगा, तो जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपनी संपूर्ण तैयारी जो है कर सकें। एडमिशन कैसे लेना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप पर अपना नाम एंड सब्जेक्ट लिखकर भेज दीजिए, और जेट एग्जाम लिखकर आपको फिर पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर दीजिए, आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड की विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी जुड़ सकते हैं। माध्यमिक आचार्य, इसमें तो आपको अप टू 50% तक आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। जेट वगैरह, सॉरी टेट वगैरह हो गया, झारखंड टेट वगैरह, इसमें भी 50%। इसके अलावा अन्य बीओ वगैरह हो गया, टेक्निकल एग्जाम हो गया, उसके लिए भी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आपको मिनिमम फीस पर सारे A to Z आपको तैयारी कराई जाएगी। क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, ऑफलाइन फैसिलिटी के जैसा सारी क्लासेस होंगे। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। किन्हीं का कोई डाउट है? ओके, क्वेश्चंस का साइज ओके कोशिश कर बिल्कुल किया जाएगा। ओके मीना, फॉर्म फिल कर दिए। ओके, बाकी सभी छात्र भी फॉर्म फिलअप समय पर कर दीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। किन्हीं का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ और जो अन्य अपडेट है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर होगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी छात्र।